के पॉडकास्ट में आपके लिए एक और बहुत ही जबरदस्त घटना लेकर के आ चुका हूं साथियों। आज की ये घटना एक किन्नर समाज के ऊपर है। एक किन्नर की आत्मा जब अपने बदले के लिए आती है तो वह कितनी खौफनाक हो सकती है। साधारण आत्मा को तो कोई भी तांत्रिक या बाबा जी अपने वश में कर सकते हैं, लेकिन किसी किन्नर की आत्मा अगर अपने बदले की आग में जल रही हो तो किसी साधारण तांत्रिक या बाबा के द्वारा उसको वश में करना लगभग नामुमकिन है। हाँ, अगर कोई सिद्ध प्राप्त किया बहुत ही पहुंचे हुए बाबा या तांत्रिक उसके सामने आ जाते हैं, तब की बात अलग है। तो यह कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की। और हम ये कहानी पता चली है उसी मोहल्ले के रहने वाले एक शख्स से, जिसने अपनी आंखों के सामने अपनी कॉलोनी में हुए इस हादसे को देखा था। दरअसल इस हादसे में एक ही कॉलोनी में और एक ही कॉलेज में पढ़ने वाले 4 लड़कों की बहुत ही दर्दनाक प्रकार से मौत हो जाती है। चारों की मौत एक साथ नहीं होती बल्कि अलग अलग टाइम पीरियड पर होती है। और आखिर में जब उनका एक दोस्त जिंदा बचता है, तब वह इस पूरी घटना को अपने माँ बाप को, परिवार वालों को और बाकी पुलिस को भी बता करके जाता है। तब यह पूरी सच्चाई सामने आती है कि आखिर उसके बाकी के 3 दोस्तों की मौत कैसे हुई है। हालांकि देखिए, पुलिस इन चीज़ों में कभी भी यकीन नहीं करती है। और जिस प्रकार से उन चारों दोस्तों की मौत हुई थी, पुलिस का यही कहना था कि यह एक साधारण मौत है। शायद किसी चोर ने उनकी हत्या की होगी। लेकिन आप और हम जानते हैं कि कई बार चीज़ें हमें जैसी नज़र आती है वैसी होती नहीं है। हालांकि जो आखिरी दोस्त था, वह भी पूरी घटना को बताने के बाद और अपना गुनाह कबूल करने के बाद भी उस आत्मा के प्रकोप से नहीं बच सका। तो ये हादसा मुझे उसी मोहल्ले के रहने वाले एक शख्स ने शेयर किया है। तो मैंने इसको एक बढ़िया सी स्टोरी में आपके लिए तैयार कर दिया है। तो स्टोरी को शुरू करें। उससे पहले आपसे यही कहूँगा कि हम आपके लिए इतनी मेहनत से कमाल की स्टोरीज लेकर आते हैं, लेकिन काफ़ी लोग अभी तक भी हमारी फैमिली के मेंबर नहीं बनी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस रिश्ते की गांठ को मजबूत कर लीजिए, ताकि हर रोज़ आपको बेहतरीन से बेहतरीन कहानियां मैं दे सकूं। और हाँ, जितने भी लोग कहानी सुन रहे हैं वो अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो जुलाई का महीना था। उत्तर भारत में यह मानसून का मौसम रहता है। उत्तर भारत के कानपुर जिले में एक सुबह कूड़े के ढेर में एक किन्नर का शव मिलता है, जिसमें आसपास के इलाके में टहलका मच जाता है। एक रात पहले काफी बारिश हुई थी, जिसकी वजह से वह शव काफी फूल गया था। यह इलाका काफी चलता फिरता इलाका था। आसपास मजदूरी करने वालों की बस्ती थी। सुबह काम पर जाते लोगों ने जैसे ही किन्नर के शव को देखा, हड़कंप मच गया। शव को देखते ही पुलिस को बुलाया गया, लेकिन लाश को पहचान करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसका मुंह बुरी तरह कुचला हुआ था। पुलिस आती है, शव को कस्टडी में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस आसपास की जगह की तलाशी लेने लगती है। उस समय सीसीटीवी कैमरा हर जगह मौजूद नहीं होते थे। फिर तो वह एरिया कोई वीआईपी एरिया नहीं था, इसीलिए आसपास कोई कैमरा नहीं था, जिस वजह से उस किन्नर की पहचान नहीं हो पाई। क्योंकि यह किन्नर की मौत का मामला था, इसलिए पुलिस ने इस मामले को थोड़ा दबाने की कोशिश की। पुलिस को डर था कि अगर किन्नर की मौत की बात किन्नर समाज तक जाएगी तो शायद वे लोग हंगामा खड़ा कर सकते हैं। इसीलिए जिस थाने का यह मामला था, उस थाने के पुलिस इंस्पेक्टर ने इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश की। यहां तक कि मीडिया वालों को पैसे देकर इस खबर को मीडिया में आने से भी रोका गया। लेकिन वे नहीं जानते थे कि ऐसा करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। पुलिस वालों ने उस किन्नर की खोजबीन करने की ज्यादा कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्हें डर था कि मामला फैल सकता है और फिर हंगामा हो सकता है। एक तरीके से उन्होंने बस खाना पूर्ति कर दी और उन्होंने उस किन्नर के शव का अंतिम संस्कार अपने हिसाब से ही करवा दिया। जहां यह लाश मिली थी, उससे कुछ ही दूरी पर एक अच्छी खासी सोसाइटी थी, जहां पढ़े लिखे लोग रहते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। उस सोसाइटी के कुछ लड़के थे जिनका एक ग्रुप था। अमन, राकेश, माधव और राहुल सभी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। रात के लगभग 11 बज रहे थे। सभी लोग अपने अपने घरों में ही थे, क्योंकि हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रहे थे। लेकिन ये लोग सोसाइटी के पार्क में ही बैठे हुए थे और इधर की बातें कर रहे थे। काफी देर हो गई थी। अमन, राकेश और माधव भी अपने अपने घर जा रहे थे, क्योंकि अब बारिश थोड़ी तेज होने लगी थी। लेकिन राहुल अभी भी पार्क में बैठा था। अमन राहुल से कहता है, क्या बात है राहुल, तुझे बारिश में नहाना है क्या? राहुल चुपचाप बैठा था। उसने अमन की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। अमन ने दोबारा, ओए राहुल, तुझसे पूछ रहे हैं, बता। राहुल झटके से उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगा जैसे वह किसी सपने से बाहर आया हो।
राहुल कहने लगा, हाँ क्या कह रहे हो? तभी माधव उसकी मजाक बनाने लगता है। अरे तू आंखें खोलकर सो गया था क्या? राहुल कुछ नहीं कहता है और वह भी उठकर जाने लगता है। सभी लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं। उस रात राहुल को एक सपना आता है। वह देखता है कि वह अपने कॉलेज जा रहा है। राहुल अपने आप को चारों तरफ से किन्नरों से घिरा हुआ महसूस करता है। वे तालियां बजा रहे थे, लेकिन उनके चेहरे इंसानी नहीं थे। किसी की आंखें पूरी तरह सफेद थी तो किसी का चेहरा खून से सना हुआ था। एक किन्नर का गला कटा हुआ था और खून लगातार बह रहा था। राहुल चिल्लाने की कोशिश करता, लेकिन उसकी आवाज दब जाती है। तभी वे सब उसे खींचने लगते हैं, उसके गले को अपने हाथों से दबाने की कोशिश करते हैं। अचानक राहुल की आंखें खुल जाती हैं। वह पसीने से लटपट होता है और उसकी सांसें काफी तेज चल रही थी। वह अपने आसपास देखता है तो उसे एक आवाज आती है, राहुल। ये आवाज उसके लिए जानी पहचानी थी। वह अपने बिस्तर से उठ जाता है और अपने कमरे की लाइट जलाता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसकी दौड़ के पर्दे पर उसे किसी की परछाई दिखती है। जैसे ही वह पर्दा हटाता है, पीछे कोई नहीं था। राहुल बहुत घबराया हुआ था। वह ड्राइंग रूम में आकर सो जाता है। रात ठीक से ना सोने की वजह से राहुल समय से उठ नहीं पाता है। जब उसकी मम्मी ड्राइंग रूम में आती है तो देखती है कि राहुल सोफे पर सो रहा है और सुबह के 8 बज रहे हैं। वह राहुल को उठाती है और कहती हैं, अरे राहुल, तूने तो कहा था आज कॉलेज में एनुअल डे फंक्शन है, तुम्हारा जाना जरूरी है और तू अभी तक सोया हुआ है। राहुल हड़बड़ाकर उठता है और घड़ी में समय देखता है तो 8 बजे हो रहे हैं। राहुल जल्दी से उठकर नहाने के लिए जाता है। जब वह अपने बाथरूम में नहा रहा था तो उसे किसी के हंसने की आवाज आ रही थी। यह आवाज वही पहचान वाली आवाज थी। राहुल घबराकर जल्दी जल्दी नहाता है और अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। राहुल और माधव बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट थे। आज उनके कॉलेज में प्रोग्राम था। राहुल को देर हो चुकी थी। वहीं दूसरी ओर जब उसने कॉलेज जाने के लिए अपनी बाइक निकाली तो उसकी बाइक खराब हो गई। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। जब उसने देखा कि उसे लगातार देर हो रही है तो उसने ऑटो से जाने का फैसला किया। ऑटो वाले ने उसे कॉलेज के काफी पहले ही उतार दिया था, क्योंकि राहुल को कुछ सामान खरीदना था। इसके बाद राहुल चौराहे को पार कर अपने कॉलेज की तरफ जाता है और अचानक उसे किन्नरों का एक समूह मिलता है जो राहुल की तरफ ही आ रहा था। उन्हें देखकर राहुल को अपना सपना याद आने लगता है। वह एक ही जगह खड़ा हो जाता है। उसके कदम आगे नहीं बढ़ते। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वे किन्नर उसकी तरफ ही आ रहे हों और रात के सपने की तरह उसे घेर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। वे किन्नर राहुल को तो नहीं घेर, लेकिन ना आगे जाकर एक आदमी को जरूर घेर लेते हैं और जबरदस्ती उस आदमी से पैसे मांगते हैं। ये देखकर राहुल को थोड़ा सुकून मिलता है। वह अपना पसीना पहुंचता है और कॉलेज के अंदर जाता है। कॉलेज में एनुअल डे फंक्शन था, जो कि शुरू हो चुका था। कई तरह के नाच गाने हो रहे थे, नाटक हो रहे थे, भाषण भी दिए जा रहे थे। इन्हीं सब में एक नाटक किन्नरों के ऊपर भी था। जब राहुल के सामने किन्नरों का नाटक प्रस्तुत हो रहा था तो उसके चेहरे पर एक डर झलक रहा था। आखिर वह इतना डर क्यों रहा था? किन्नरों के नाटक के बाद राहुल की स्पीच भी थी, लेकिन वह इतना डरा हुआ था कि अपनी स्पीच भी भूल गया था। माधव राहुल के कॉलेज में ही पढ़ता था। राहुल को आज नर्वस देखकर वह भी हैरान था, वरना राहुल ऐसा नहीं था। कॉलेज के बाद माधव राहुल से पूछता है, राहुल क्या हो गया था? आज तू थोड़ा परेशान लग रहा था। क्या स्पीच ठीक से तैयार नहीं की थी? राहुल माधव की बात का ठीक से जवाब नहीं देता है और वापस अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद भी वह अपने में ही खोया हुआ था। आज उसका व्यवहार थोड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए उसकी माँ भी उससे इस बारे में पूछती है, लेकिन वह किसी को कुछ नहीं बताता। उसी शाम रात 8 बजे करीब उसकी माँ उसे किराने का सामान लेने के लिए बाहर भेजती है। वह अपनी सोसाइटी से बाहर निकला नहीं था, लेकिन आसपास सड़क पर ज्यादा लोग नहीं थे। सड़क पर एक अजीब सन्नाटा छाया हुआ था, जो कि राहुल का दम घूंट रहा था। अचानक उसे फिर से तालियों की आवाज आने लगती है, जैसे बहुत सारे किन्नर तालियां बजा रहे हैं। तालियों की आवाज सुनकर राहुल इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। धीरे धीरे उसे एहसास होता है जैसे तालियों की आवाज उसके बहुत करीब आ रही है। उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आवाज लगातार आ रही थी। वह समझ नहीं पाता है और भागने लगता है। जैसे ही वह एक मोड़ पर मुड़ता है, उसके सामने किन्नर खड़ा था। राहुल उसे देखकर घबरा जाता है और हकला हुए कहता है, तो तुम राहुल के सामने जो खड़ा था वह कोई किन्नर नहीं, बल्कि किन्नर की आत्मा थी।
और यह उसी किन्नर का आत्मा थी जिसका शव कुछ दिन पहले पास के ही कूड़ा घर से मिला था। राहुल उस किन्नर को कैसे जानता था, यह आपको आगे पता चलेगा। जैसे ही राहुल उसे देखता है, उसके पसीने छूटने लग जाते हैं, उसकी बॉडी कंप कंप पाने लगती है और उस किन्नर की आत्मा राहुल को गुस्से से देख रही थी। उसका नाम स्वाति था। सड़क पर कोई नहीं था, राहुल वहां अकेला था। वह उस आत्मा को देखकर कहता है, तुम तो मर चुकी थी ना। इस पर किन्नर की आत्मा ना में गर्दन हिलाती है। राहुल कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम जिंदा कैसे हो। तभी किन्नर की आत्मा हंसने लगती है। स्वाति की आत्मा कहती है, तुझे क्या लगा कि तू मुझे मार देगा और मैं इतनी आसानी से तेरा पीछा छोड़ दूंगी। इतने में ही राहुल के कंधे पर कोई हाथ रखता है। राहुल बुरी तरह घबराकर पीछे देखता है तो पीछे माधव खड़ा था। वह राहुल से पूछता है, अरे क्या हुआ राहुल, मैं तेरे पीछे पीछे आ रहा हूं, तू इतनी देर से खड़े हुए क्या कर रहा है, किससे बातें कर रहा था। राहुल पीछे मुड़कर स्वाति को दिखाना चाहता है, लेकिन अब वहां कोई भी नहीं था। राहुल इधर उधर देखने लगता है। राहुल पागल जैसी हरकतें कर रहा था। ऐसा करता देख माधव राहुल से कहता है, अरे क्या हो गया, कुछ बोलेगा भी। राहुल कहता है, यार माधव, मैंने अभी स्वाति को देखा। स्वाति का नाम सुनकर माधव के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। वह गंभीर स्वर में कहता है, क्या स्वाति को। राहुल कहता है, हाँ यार, मैं सच कह रहा हूं, वह मेरे सामने ही थी। माधव कहता है, तेरा दिमाग खराब हो गया, क्या वह यहां कैसे आ सकती है, वह तो मर चुकी है। उसे हमने अपने हाथों से मारा है, हमने उसकी लाश को भी फेंक दिया था। राहुल कहता है, नहीं माधव, वह मरी नहीं है, उसकी आत्मा अभी भी जिंदा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। माधव राहुल पर हंसने लगा लगता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, अरे कुछ नहीं, तुझे उसकी कुछ ज्यादा ही याद आती है, इसलिए वह तुझे हर जगह दिखाई दे रही है। वैसे तू कहाँ जा रहा था, चल मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, मुझे कुछ सामान खरीदने जाना है। इतना कहकर माधव राहुल को अपने साथ दुकान की तरफ ले जाता है। वे दोनों सामान खरीदते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं। रात का खाना खाने के बाद करीब 9:30 पर राहुल की माँ उससे कहती है कि वह परिवार के साथ जागरण में जा रही है, सुबह तक ही आएगी, इसलिए घर का ध्यान रखे। राहुल वैसे भी घबराया हुआ था। वह अपनी माँ से कहता है कि उसकी छोटी बहन शिखा को घर पर ही छोड़कर चली जाए, लेकिन उसकी बहन रुकने से मना कर देती है और वह अपने मम्मी पापा के साथ चली जाती है। अब घर पर राहुल अकेला था। राहुल स्वाति की तरफ से अपना ध्यान हटाने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन वह ना चाहते हुए भी अपना ध्यान नहीं हटा पा रहा था। रात के करीब 1 बजे का वक्त था। राहुल अभी भी करवटें बदल रहा था। तभी उसे एहसास हुआ जैसे उसके घर में कोई दाखिल हुआ। उसे अपने घर में चलने की आवाजें आ रही थी। वह उठकर बैठ गया। पहले उसने बहुत ही ध्यान से सुना कि क्या उसी के घर में कोई है। फिर उसने सोचा कि मम्मी पापा तो सुबह तक आने वाले थे, फिर घर में कौन आया है। वह जल्दी से उठा और ड्राइंग रूम की तरफ गया। वहां पहुंचते ही कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। राहुल एकदम घबरा गया। राहुल वापस अपने कमरे की तरफ गया ताकि वह अपना मोबाइल उठा सके, लेकिन इतने में ही लाइट वापस आ जाती है और उसके सामने सोफे पर स्वाति बैठी थी। स्वाति की आत्मा इतनी खतरनाक लग रही थी कि कोई भी दहशत के मारे मर जाए। उसकी एक आंख गायब थी और उसकी आंख से खून निकल रहा था। दांत टेढ़े मेढ़े होकर टूटे हुए थे। चेहरा चेहरा ऐसा था जैसे उसे किसी ने तेजाब से जला दिया हो। स्वाति का ऐसा चेहरा देखकर राहुल की चीख निकल जाती है। वह वापस अपने कमरे में जाता है कि तभी फिर लाइट चली जाती है। लाइट जाने पर राहुल अब और भी ज्यादा घबरा चुका था, क्योंकि उसने स्वाति की आत्मा को देख लिया था। उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। वह छटपटा हुआ इधर उधर भागने लगता है, लेकिन कभी दीवार से जा लगता था तो कभी किसी कुर्सी से, कभी किसी किसी अलमारी से। कुछ ही देर में सब कुछ शांत हो जाता है। तो राहुल अपने कमरे के अंदर से कुंडी लगा लेता है और तुरंत अपनी माँ को फोन करता है। उधर उसकी माँ जागरण में भजन आरती में व्यस्त थी। तेज आवाज के कारण उसकी माँ को पता ही नहीं चलता कि उनका फोन बज रहा है। राहुल अपने पिताजी को भी फोन करता है, लेकिन वह भी फोन नहीं उठाते। उसी समय राहुल के बाथरूम से टंकी के चलने की तेज आवाज आती है। राहुल डर के मारे बाथरूम में नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसे पानी की आवाज चुभ रही थी। इसीलिए वह हार कर बाथरूम में जाता है और देखता है कि बाथरूम में सब तरफ पानी पड़ा हुआ है। वह बाथरूम का नल बंद करके बाहर की तरफ आ रहा था, लेकिन तभी फिसल कर गिर जाता है। जैसे ही वह जमीन पर गिरता है तो देखता है कि चारों तरफ पानी नहीं, खून ही खून है।
राहुल हड़बड़ा कर उठकर बाहर की तरफ भागता है। राहुल को समझ नहीं आता कि अब वह क्या करे। वह अपना फोन उठाता है और माधव को फोन करता है, लेकिन माधव का फोन नहीं लगता। इसके बाद वह अमन को फोन करता है। अमन नींद में था। वह राहुल का फोन उठाता है और कहता है, हेलो राहुल। घबराया हुआ कहता है, हेलो अमन। अमन। राहुल की आवाज सुनकर अमन की नींद एकदम टूटती है। वह उठकर बैठ जाता है और कहता है, क्या हुआ राहुल, इतनी रात को फोन किया, सब ठीक तो है? राहुल कहता है, नहीं अमन, स्वाति आ चुकी है। वह हमें नहीं छोड़ेगी, वह हमें मार देगी। स्वाति का नाम सुनकर अमन भी हैरान रह जाता है। वह राहुल से कहता है, क्या बात कर रहा है, स्वाति तो मर चुकी है, वो कैसे आ सकती है? राहुल राहुल इतना ही कहता है कि अचानक उसके कमरे का दरवाजा झटके से खुलता है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं खड़ा था। राहुल डर के मारे अपने कमरे में अपने बेड से चिपक कर खड़ा था। जब वह देखता है कि अंदर कोई भी नहीं आया, तो वह खुद कमरे से बाहर जाता है और आसपास देखने लगता है। कोई भी नहीं था। उधर अमन फोन पर हेलो हेलो कर रहा था, लेकिन राहुल ने अपना फोन अपने हाथ में पकड़ रखा था। वह अपने आप को सतर्क करने की कोशिश कर रहा था, जो कि बिल्कुल बेकार थी। अमन फोन कट करके दोबारा राहुल को फोन मिलाता है। राहुल फोन उठाता है। अमन पूछता, राहुल क्या बात है, तू घबराया हुआ क्यों है और तू उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहा है? तूने कोई सपना देखा है क्या? राहुल कहता है, नहीं अमन, मैंने सपना नहीं देखा। मैंने स्वाति की आत्मा को देखा है, वह यही मेरे घर पर है। अमन कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, आत्मा भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब तेरे दिमाग का वहम है, तू बस डरा हुआ है। राहुल बार बार अमन को समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसने स्वाति की आत्मा को देखा है और उसे डर लग रहा है। इतना ही नहीं, राहुल ने अमन को वह सब कुछ बताया जो उसके साथ अभी अभी हुआ था, कि किस तरह वह बाथरूम में गया, उसे खून दिखाई दिया, सब कुछ। लेकिन अमन मानने को तैयार नहीं था कि राहुल सच कह रहा है। उसे लग रहा था कि राहुल डरा हुआ है, इसलिए उसे इस तरह के वहम आ रहे हैं। अमन राहुल से कहता है, देख भाई, आंखें बंद करके सो जा, दिमाग शांत हो जाएगा। और इतना कहकर फोन काट देता है। फोन काटते ही राहुल के घर में हंसी की आवाज गूंजने लगती है। वह अपने चारों तरफ देखता है, उसे कोई नजर नहीं आता। राहुल अब परेशान होकर कहता है, कौन है यहाँ, क्यों परेशान कर रहा है? मुझे तभी स्वाति की आवाज आती है और वह कहती है, तू मुझे भूल गया राहुल, तेरे सारे पाप मैंने देखे हैं, तेरी हर गलती मेरी आंखों के सामने है, अब मुझसे बचने की कोशिश मत कर। राहुल घबरा कर कहता है, नहीं मैंने कुछ नहीं किया, ये सब अमन का प्लान था। आत्मा ने हंसते हुए कहा, झूठ मत बोल राहुल। ये देख, अचानक दीवारें खून से लटपट हो जाती हैं और जमीन पर राहुल के शरीर के टुकड़े बिखर जाते हैं। यही अंजाम होगा। तेरा स्वाति की आवाज गूंजने लगती है। राहुल का शरीर कांपने लगता है, उसे लगने लगता है कि उसकी मौत बहुत पास है। राहुल कहता है नहीं, स्वाति ऐसा नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो। राहुल स्वाति के आगे हाथ जोड़कर खड़ा था और स्वाति भयानक रूप लिए राहुल के सामने खड़ी थी। स्वाति के गले से लाख तार खून रिस रहा था। उसका गला कटा हुआ था। अचानक स्वाति का गला एक झटके में उसके धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर जाता है। राहुल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, लेकिन अब भी स्वाति हंस रही थी। और अब उसका कटा सिर हवा में उड़ता हुआ राहुल की गर्दन को दांतों से पकड़ लेता है। स्वाति राहुल के गर्दन पर पूरी तरह काट लेती है। राहुल बड़ी मुश्किल से उससे अपने आप को छुड़ाता है। राहुल की गर्दन से तेजी के साथ खून बहने लगा था। राहुल खून देखकर घबरा जाता है। उसके सामने जमीन पर स्वाति की गर्दन नाच रही थी। राहुल को समझ नहीं आया कि वह क्या करे, कहाँ जाए। उसके सामने घर से बाहर जाने का दरवाजा था, इसीलिए वह दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ भागा, लेकिन वह मुख्य गेट को नहीं खोल पाया। उससे पहले ही स्वाति की आत्मा ने उसे पकड़ लिया। राहुल को गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा लिया। इतने में ही घर की बाउंड्री पर लोहे के सरिये का जो जाल लगा होता है, जिससे कि बंदर वगैरह घर में ना आ पाए, वह जाल अपने आप खुलता है और राहुल के पूरे शरीर को बांध लेता है। राहुल अब उस लोहे के जाल में बंधा बंधा दम तोड़ने लगता है। स्वाति भी राहुल का गला तब तक नहीं छोड़ती है जब तक राहुल की सांसें रुक नहीं जाती। राहुल सुबह तक लहूलुहान दरवाजे के बाहर पड़ा रहता है। सुबह जब राहुल के घर वाले आते हैं, तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि उनका लड़का उनके सामने इतनी बुरी हालत में मरा पड़ा है। राहुल को देखते ही राहुल की मां चीखने चिल्लाने लगती है। कुछ ही देर में आसपास के घरों के लोग राहुल के घर पर इकट्ठा हो जाते हैं।
पुलिस भी तुरंत जाती है और छानबीन करने लग जाती है। यह बात इस सोसाइटी में रहने वाले राहुल के दोस्तों को भी पता चलती है, और जब वह राहुल की लाश देखते हैं तो कंप कंपने लगते हैं कि इतनी बुरी मौत किसी को कैसे आ सकती है। इधर पुलिस राहुल का पोस्टमार्टम वगैरह कराती है और फिर क्रियाकर्म वगैरह शुरू हो जाते हैं। वही वे तीनों दोस्त अमन, राकेश और माधव राहुल की मौत से परेशान थे। जिस रात राहुल का अंतिम संस्कार हुआ था, वे तीनों दोस्त शमशान घाट से लौट रहे थे और राहुल की मौत के बारे में बातें कर रहे थे। अमन माधव और राकेश को बताता है कि जिस रात राहुल की मौत हुई थी, उस रात राहुल का फोन आया था और वह स्वाति के बारे में बता रहा था। अमन के मुंह से स्वाति के बारे में सुनकर माधव बताता है कि हाँ, राहुल स्वाति को लेकर परेशान था। वह मुझे भी कह रहा था कि उसे स्वाति दिखाई दे रही है। मैंने सोचा शायद उसकी बहन वह उसे भूल नहीं पा रहा। अमन राहुल के साथ घटी रात की बातें अपने दोस्तों को बताता है। अमन और माधव की बात सुनकर अब राकेश उन पर हंसने लगता है और कहता है, तुम लोग कैसी बेवकूफ वाली बातें कर रहे हो। आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती है। जो इंसान एक बार दुनिया से चला गया सो चला गया। अमन कहता है, नहीं राकेश, स्वाति मरते समय बहुत तड़पी थी। हम कुछ नहीं कह सकते। शायद उसकी आत्मा सच में हो। और तुमने राहुल की डेड बॉडी देखी थी, कितनी बेरहमी से उसे मारा गया था। कोई इंसान उसे ऐसा क्यों मारेगा? राकेश कहता है, हो सकता है कि कोई चोर उसके घर में चोरी करने घुसा हो और राहुल ने विरोध किया हो, इसलिए उसे ऐसा मार दिया। अमन कहता है, लेकिन फिर भी कोई इतनी बेरहमी से नहीं मारेगा। राकेश कहता है, तो तू ये कहना चाहता है कि राहुल सच कह रहा था कि स्वाति की आत्मा रही है? इस पर अमन कुछ नहीं कहता, लेकिन राकेश हंसने लगता है। सभी दोस्त वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। उसी रात राकेश अपने घर पर बैठा राहुल के बारे में ही बातें कर रहा था। उसके घर वाले भी राहुल को लेकर परेशान थे। उन्हें भी बहुत अफसोस था कि राहुल को बहुत ही बेरहमी से मार दिया गया। पुलिस को खोजबीन करने में समय लगने वाला था, क्योंकि वह पहले चोरी का मामला समझ रही थी, लेकिन घर से कोई भी चीज गायब नहीं थी। ऐसे में कोई किसी को इतनी बेरहमी से क्यों मारेगा? पुलिस यही समझने की कोशिश कर रही थी, और सोसाइटी में भी यही बातें चल रही थी कि आखिर राहुल को किसने और क्यों मारा। राकेश के घर भी यही बातें थीं। इन सब बातों से परेशान होकर राकेश अपने कमरे में चला जाता है। जब वह अकेले बैठा था तो उसका दिमाग अमन और माधव की बातों पर जाता है कि क्या वे लोग सच कह रहे हैं। स्वाति की आत्मा ने राहुल को मारा होगा, लेकिन फिर वह इन बातों को अपने दिमाग से ओझल करता है। रात के लगभग 9 बजे का समय रहा होगा। राकेश के फोन पर अमन की कॉल आती है। अमन घबराया हुआ कहता है, हेलो राकेश, तू जल्दी से आ जा, वरना हम सब मारे जाएंगे। ये बात सुनकर राकेश घबरा जाता है और तुरंत कहता है, क्या हो गया? तू कहाँ पर है? उधर से अमन कहता है, मैं उस खंडहर में हूं जहां पर हमने स्वाति को मारा था। अब तू कुछ और मत पूछ, तू बस जल्दी से आ जा। अगर वहां रहेगा तो तू भी मर सकता है। राकेश पूछने ही वाला था कि तू वहां क्या कर रहा है, लेकिन इतने में फोन कट गया। राकेश ने अमन को कॉल बैक की, लेकिन उसका फोन लगा ही नहीं। राकेश भी टेंशन में आ चुका था। वह जल्दी से अपने घर से निकला। उसे इतनी जल्दी में जाता देख उसके घर वालों ने पूछा भी कि रात को कहाँ जा रहा है, तो राकेश इतना कहते हुए निकल गया कि अमन का फोन आया था, उससे मिलने जा रहा हूं। राकेश अपनी बाइक निकालता है और उसी खंडहर पर पहुंच जाता है जहां इन्होंने एक बहुत बड़ा गुनाह किया था। यह खंडहर एक बिल्डिंग थी जो कि कोई बिजनेसमैन बनवा रहा था, लेकिन किसी वजह से यह अधूरी रह गई और अब फिलहाल खंडहर के रूप में तब्दील हो चुकी है। राकेश खंडहर में पहुंचकर अमन को आवाज लगाता है, लेकिन राकेश को अमन कहीं भी दिखाई नहीं दिया। राकेश ने एक बार फिर अमन के नंबर पर फोन किया, लेकिन इस बार भी नंबर नहीं लगा। राकेश मन ही मन सोचता है, ना जाने अब कौन सी मुसीबत आ गई है, कहीं पुलिस वालों को पता तो नहीं चल गया। राकेश कई बार अमन को फोन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा था। राकेश सोच रहा था कि वह खंडहर के अंदर जाकर देखे, लेकिन फिर अगले ही पल उसके दिमाग में आया कि नहीं, इस तरह अकेले जाना सही नहीं है, उसे वापस घर जाना चाहिए। उसने अपनी बाइक स्टार्ट की ही थी कि तभी उसे खंडहर के सबसे ऊपरी हिस्से से खटर पटर की आवाज आती है। राकेश तुरंत रुकता है और ऊपर की तरफ देखकर अमन को आवाज लगाता है, लेकिन अमन कोई उत्तर नहीं देता, बल्कि वह खटर पटर की आवाज तेज हो जाती है। राकेश को लगता है कि अमन जरूर सबसे ऊपरी माले पर फंसा हुआ है, इसलिए वह आवाज नहीं दे पा रहा है।
केश तुरंत उस खंडहर के अंदर जाता है। खंडहर में अंधेरा था, जगह जगह ईंट पत्थर पड़े हुए थे, कूड़ा करकट भी पड़ा हुआ था, टूटी फूटी सीढ़ियां थी। वह उन सीढ़ियों से होता हुआ ऊपरी माले पर पहुंचता है और फिर नीचे झांक कर देखता है। राकेश मन ही मन सोचता है, आवाज तो यहीं से आई थी, लेकिन यहां तो कोई भी नहीं है। राकेश अमन को आवाज लगाता है, अमन अमन कहाँ है तू? अमन यार, कहाँ गायब हो गया तू? अब राकेश अपनी टॉर्च की रोशनी इधर उधर मारता है। तभी उसे एक साया नजर आता है। राकेश दोबारा उस साए पर जैसे ही टॉर्च मारता है, वह घबरा जाता है, क्योंकि उसके सामने स्वाति खड़ी थी। वह उसे गुस्से से घूर रही थी। स्वाति को देखकर राकेश की आंखें फैल जाती हैं। वह डरा सहमा सा कहता है, स्वाति, तुम ही हो ना? स्वाति अपना भयानक खून से सना हुआ चेहरा लेकर धीरे धीरे राकेश की तरफ आती है और कहती है, हाँ मैं ही हूं। राकेश धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। वह कहता है, स्वाति, तुम तो मर चुकी थी। स्वाति गुस्से से कहती है, हाँ तुम लोगों ने मुझे मार दिया था, लेकिन मेरी आत्मा अभी भी जिंदा है। जब तक मैं तुम सबको नहीं मार दूंगी, तब तक मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। राकेश डरा हुआ कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें नहीं मारा। वो तो राहुल की गलती थी। राहुल ने ही कहा था कि मैं उसका साथ दूं। स्वाति गुस्से से राकेश की तरफ आती है और उसका गला दबाने लगती है और कहती है, तुम सबकी गलती थी। तुम सब ने मुझे मिलकर मारा है, इसलिए तुम सब मरोगे। मैं तुम्हारे आगे तड़पती रही, तुमसे जिंदगी की भीख मांगती रही, लेकिन तुमने तुमने भी मुझ पर कोई तरस नहीं खाया था। इतना कहकर स्वाति की आत्मा राकेश की गर्दन मरोड़ देती है और उसे वहीं से नीचे धक्का दे देती है। इधर काफी देर तक जब राकेश वापस घर नहीं आता है, तो उसके घर वाले भी उसकी चिंता करते हैं। राकेश की मां राकेश के भाई से कहती है, जा अमन के घर देख कर आ, वह अभी तक आया क्यों नहीं? अमन का घर उनके घर की अगली लाइन में था। राकेश का भाई रात के 1 बजे करीब अमन के घर जाता है। वह घर की बैल बजाता है तो अमन की मम्मी निकल कर आती है। वह राकेश के छोटे भाई को देखकर हैरान होती है और कहती हैं, क्या बात बेटा, इतनी रात गए तुम यहाँ कैसे? उसका छोटा भाई बताता है, आंटी जी, राकेश भाई आपके घर आए होंगे। अमन की माँ हैरानी से कहती है, क्या राकेश? नहीं तो वह तो यहाँ नहीं आया। राकेश का भाई कहता है, लेकिन भैया ने तो यही कहा था कि अमन भाई ने उन्हें बुलाया है और वह जा रहे हैं। अमन की माँ हैरानी से कहती हैं, नहीं तो अमन तो घर पर ही है और राकेश यहाँ आया ही नहीं। अमन तो अपने कमरे में सो रहा है, चाहे तो तुम आकर देख सकते हो। वह तो कहीं बाहर गया ही नहीं। यह सुनकर राकेश के भाई को भी हैरानी होती है और वह कहता है, अरे लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? भैया तो बहुत देर के गए हुए हैं और हमें तो यही पता था कि वह अमन भाई के साथ है। अमन की माँ अमन को उठाती है और राकेश के बारे में बताती है। राकेश के बारे में सुनकर अमन भी परेशान होता है और राकेश के भाई से पूछताछ करने लगता है। राकेश का भाई यही बताता है कि भैया को आप ही ने फोन किया था, तो अमन अपनी कॉल डिटेल दिखा देता है कि देखो मैंने कोई फोन नहीं किया। अमन के घर वाले उसी समय राकेश के घर पहुंच जाते हैं और राकेश को ढूंढने लगते हैं। उधर राहुल की मौत से वैसे भी सभी लोग परेशान थे और अब राकेश का गायब होना लोगों को यह ठीक नहीं लग रहा था। राकेश की मां बार बार कह रही थी कि पुलिस को इत्तला कर दो, लेकिन राकेश के पापा कहते हैं, पुलिस वाले भी 24 घंटे से पहले नहीं ढूंढेंगे। वह यही कहेंगे कि कहीं चला गया होगा। मैं उसके और दोस्तों को फोन करके पूछता हूँ। उधर अमन भी माधव को रात में ही फोन करके राकेश के बारे में पूछता है, लेकिन माधव भी कुछ नहीं जानता था। राकेश के घर वाले हर रिश्तेदार और जानने वाले को फोन करके पता कर रहे थे। वह अपनी सोसाइटी के आसपास भी राकेश का पता लग रहे थे, लेकिन राकेश का कुछ पता नहीं चलता। अगली सुबह राकेश के पिताजी पुलिस थाने जाते हैं और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाए। अब क्योंकि एक दिन पहले ही उसके दोस्त राहुल की बेरहमी से हत्या की गई थी, इसलिए पुलिस कोई कोताही नहीं करती है और तुरंत ही राकेश की तलाश शुरू कर देती है। रात तक पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली थे। राकेश के घर वाले जब पुलिस को यह बात बात बताते हैं कि अमन का फोन आया था, तो पुलिस वाले अमन की कॉल डिटेल भी निकालते हैं, लेकिन अमन ने फोन नहीं किया था। अब उन्हें यही लग रहा था कि राकेश झूठ बोल रहा था। वह किसी और काम से ही बाहर गया था, लेकिन अगले दिन उसी थाने में एक फोन कॉल आता है, जिसमें बताया जाता है कि खंडहर पड़े कॉम्प्लेक्शन पड़ी है। यह सुनकर पुलिस वाले तुरंत हरकत में आते हैं और वहां जाते हैं तो देखते हैं कि वहां राकेश की लाश पड़ी थी। पूछताछ करने का पता चलता है
कि इसकी लाश को एक कूड़ा उठाने वाले लड़के ने देखा था। उसी ने बाहर जाकर कुछ ठेले वालों को लाश के बारे में बताया और उन्होंने पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस तुरंत उस जगह को सील कर देती है और हत्यारे का पता लगाने लगती है। लेकिन अफसोस, उन्हें वहां ना तो किसी और के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं, ना कोई और सबूत। वहां आस-पास केवल राकेश की मौजूदगी के ही निशान थे। पुलिस के लिए यह जानना काफी मुश्किल हो रहा था कि आखिर राकेश ने खुदकुशी की है या उसे मारा गया है। राकेश के घर वाले राकेश की लाश को देखकर बहुत तड़प रहे थे। 2 दिन के अंदर सोसाइटी के 2 जवान लड़कों की मौत होना कोई आम बात नहीं थी। पुलिस वाले किसी दुश्मनी का मामला समझने लगे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि राहुल और राकेश दोस्त थे। पुलिस वाले अब उनके बाकी दोस्तों के बारे में जानना चाहते थे। पता करने पर पुलिस वालों को यह पता चलता है कि उनके ग्रुप में अमन और माधव भी शामिल हैं। अब पुलिस वाले माधव अमन से पूछताछ करते हैं और उनसे बार बार यही पूछते हैं कि तुम्हारी किसी से दुश्मनी है, या कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था, या कुछ और। लेकिन अमन और माधव सब चीजों के लिए मना कर देते थे। अमन और माधव को बार बार पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए बुलाया जाता था, इसलिए घर वाले भी नाराज होते थे। साथ ही उनके घर वालों के मन में एक डर बना हुआ था कि अमर और माधव के 2 दोस्तों की हत्या कर दी गई है। आखिर किसने की हत्या? अब उन्हें अपने बेटों के लिए टेंशन हो रही थी। माधव के माँ बाप अमन के घर जाकर उनके माँ बाप से इस केस के सिलसिले में ही बात कर रहे थे, और माधव व अमन एक कमरे में बैठकर राकेश और राहुल की मौत के बारे में बात कर रहे थे। अमन माधव से कहता है, माधव, मुझे तो लगता है ये स्वाति का ही काम है, वरना हमने तो ऐसा कोई और गुनाह किया ही नहीं कि कोई हमें इतनी बुरी तरह मारे। माधव कहता है, हाँ मुझे भी यही लगता है, लेकिन अब हम उससे कैसे बचे? अमन कहता है, क्या तू किसी भूत प्रेत को काबू में करने वाले बाबा वगैरह को जानता है? हो सकता है वह हमें स्वाति से छुटकारा दिला सके। माधव कहता है, यार मैं तो नहीं जानता, लेकिन मैं तो सोच रहा हूं कि अपने घर वालों को अपने इस कांड के बारे में बता दूं। अमन कहता है, तेरा दिमाग तो ठीक है। अगर हमने ये बता दिया कि हमने एक किन्नर को मारा है, तो तुझे पता है किन्नर समाज हमारे गले पड़ जाएगा। हमारे घर वालों की बदनामी अलग होगी और हमें जेल में जाना पड़ेगा। माधव गुस्से में कहता है, यह बात तो तुम्हें पहले देखनी चाहिए थी। तुम लोगों ने राहुल को तो खूब चढ़ा दिया और अब डर रहे हो। अमन और माधव को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। कुछ ही देर में माधव और उसके घर वाले वापस अपने घर चले जाते हैं। माधव के दिमाग में बार बार अमन की बात आ रही थी। वह भी किसी ऐसे तांत्रिक बाबा वगैरह के बारे में सोचने लगता है जो कि भूत प्रेत को अपने कब्जे में करना जानते हो। माधव उसी रात अपनी माँ से किसी तांत्रिक बाबा के बारे में पूछता है, तो उसकी माँ कहती है, लेकिन तू क्यों पूछ रहा है? तूने कुछ गलत थोड़ी किया है, और तेरे पीछे भला कौन आत्मा पड़ी है? माधव बात को घुमाते हुए कहता है, नहीं नहीं मम्मी, मेरे पीछे कोई आत्मा नहीं पड़ी है, लेकिन मैं सोच रहा था कि फिर भी हमें बुरी शक्तियों से बचने के लिए कुछ तो करना चाहिए। तभी माधव की बड़ी बहन उसका मजाक बनाती है और कहती है, तू तो ऐसा कर रहा है जैसे राहुल और राकेश को तूने ही मारा है, और अब उनकी आत्मा तुझे परेशान कर रही है। ये सुनकर माधव चुप हो जाता है और अपने कम कमरे में चला जाता है। माधव सारी रात ठीक से सो नहीं पाता। उसे बार बार सपने में स्वाति नजर आने लगती है। उसे बार बार यह एहसास होने लगता है कि शायद स्वाति की आत्मा उसे भी दिख रही है। वहीं दूसरी ओर अमन इंटरनेट पर भूत और आत्माओं से बचने के तरीके ढूंढ रहा था। हालांकि उसका अभी तक स्वाति की आत्मा से सामना नहीं हुआ था, फिर भी वह बहुत डरा हुआ था, क्योंकि राहुल ने भी स्वाति की आत्मा का जिक्र किया था और उसने उस समय उसकी बात नहीं मानी थी। अमन माधव को मैसेज करके कहता है कि वह इंटरनेट पर किसी तांत्रिक बाबा का पता ढूंढ कर बताता है। अमन लगातार पर कई बाबाओं की जानकारी निकालता है, साथ ही अन्य तरीके भी ढूंढता है जिससे कि आत्मा के प्रकोप से बचा जा सके। लेकिन ये सब सर्च करते हुए अचानक उसके सामने एक वीडियो आती है। उस वीडियो में वे चारों दोस्त और स्वाति थे। उस वीडियो में दिखाया जा रहा था कि कैसे इन चारों ने स्वाति को मार दिया। अमन उस वीडियो को ना चाहते हुए भी पूरा देखता है। उस वीडियो में स्वाति को तड़पते हुए दिखाया जाता है और यह चारों उसे मार रहे थे। अमन और राहुल स्वाति का गला दबा रहे थे। माधव ने स्वाति के पैर पकड़ रखे थे और राकेश ने स्वाति के हाथ पकड़ रखे थे। स्वाति को मारने के बाद में ये लोग स्वाति की गर्दन काट देते हैं और उसका चेहरा पत्थर से कुचल कर बिगाड़ देते हैं। ये सब करने के बाद जैसे ही यह चारों वहां से आने के लिए मुड़ते हैं, वैसे ही स्वाति पीछे से चारों को पकड़ लेती है।
ये देखकर अमन बुरी तरह डर जाता है और अपने हाथ से फोन को फेंक देता है। अमन के पसीने छूटने लगते हैं। वह अपने कमरे में अंधेरा करके बैठा था। अमन उसी समय माधव को फोन करके बताता है कि उन्होंने स्वाति को किस तरह से मारा था। वह वीडियो इंटरनेट पर आ चुकी है, जल्द ही लोग पकड़े जा सकते हैं। लेकिन यह सब कुछ केवल अमन को दिखाई दे रहा था। जब माधव को इस बारे में पता चलता है तो वह भी इंटरनेट पर वह वीडियो खंगाल है, लेकिन उसे वह वीडियो कहीं नहीं मिलती है। वह अमन को फोन लगाता है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। इधर अमन के कमरे की लाइट अपने आप जल जाती है। अमन डर जाता है कि उसने तो स्विच को ऑन नहीं किया, तो ये लाइट अपने आप कैसे जल गई। उसे अपनी दीवारों में दरार पड़ती हुई दिखने लगती है। धीरे धीरे उन दीवारों से खून रिसने लगता है। वह बुत बना ये सब कुछ देख रहा था। अचानक उसके कमरे के बाथरूम का दरवाजा अपने आप खुलता है। अमन अच्छे से जानता था कि उसके कमरे में उसके अलावा कोई नहीं है। तो ये बाथरूम का दरवाजा किसने खोला? अमन उठकर अपने कमरे के दरवाजे को खोलता है। वह अपने कमरे से निकलना चाहता था, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। बाथरूम का दरवाजा अपने आप खुलने के बाद अमन को कोई नजर तो नहीं आ रहा था, लेकिन जमीन पर किसी के खून से सने पैर के निशान छप रहे थे। वह समझ जाता है कि यहां स्वाति की आत्मा है और उसकी तरफ आ रही है। अमन जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वह अपनी माँ को आवाज लगता है, मम्मी दरवाजा खोलिए, मम्मी पापा कोई है, प्लीज दरवाजा खोलिए मम्मी, बाथरूम में कोई है मम्मी, यहाँ पर भूत है, वह मुझे मार देगी मम्मी, वह मेरी तरफ आ रही है मम्मी, प्लीज मुझे बचाओ। आधी रात को अपनी बेटे की आवाज सुनकर अमन की मम्मी पापा जल्दी से उसके कमरे की तरफ भागते हैं, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। अमन की मम्मी बार बार कह रही थी, अमन बेटा दरवाजा खोल, क्या हुआ? लेकिन अमन अंदर से चीखे जा रहा था। वह बस मदद की गुहार कर रहा था। अमन चिल्ला रहा था, मम्मी प्लीज दरवाजा खोलो, इसके कदम मेरी तरफ ही बढ़ रहे हैं, मम्मी प्लीज मुझे बचा लो मम्मी। बाथरूम में कोई है, अमन को कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वह इधर उधर भागता हुआ बाथरूम की तरफ जाकर अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेता है। लेकिन अफसोस, उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वह कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अमन ने भी बस वही काम किया। उसकी बुद्धि ने काम नहीं किया और वह बाथरूम में ही चला गया। बाथरूम में जाते ही बाथरूम की लाइट अपने आप बंद हो जाती है। तभी उसे एहसास होता है जैसे उसे किसी ने पकड़ लिया। वह कूद कूद कर इधर उधर भाग रहा था और कह रहा था, कौन है मुझे छोड़ो, कौन है मुझे छोड़ो। लेकिन वह किसी की बहुत ही मजबूत गिरफ्त में आ चुका था। वह कोई और नहीं बल्कि स्वाति की आत्मा थी। अचानक बाथरूम की लाइट जलती है तो उसके सामने स्वाति खड़ी थी। वह अमन की गर्दन पकड़ती है और जोर जोर से दीवार पर उसका सिर मारने लगती है। अमन के मम्मी पापा को अंदर से अमन के रोने, चीखने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी, लेकिन दरवाजा नहीं खुल पा रहा था। अमन की माँ पापा से कहती हैं, अरे जल्दी से दरवाजा तोड़ो, मेरे बेटे को कोई मार रहा है, देखो अंदर से कितनी बुरी आवाज आ रही है। अमन के पापा किसी भारी चीज से उसका दरवाजा तोड़ देते हैं और वह अमन को देखने लगते हैं। अमन तो कमरे में कहीं नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसके कमरे का सारा सामान बिखरा हुआ था। तभी अमन की मम्मी बाथरूम में जाती है तो चीख पड़ती है। उनके सामने उनकी बेटे की लाश थी। दीवार पर खून ही खून था। अमन की मौत कोई साधारण मौत नहीं थी। इस बार भी पुलिस आती है और घर वालों के बयान से चौंक जाती है। पुलिस वाले यह मानने को तैयार नहीं थे कि अमन को किसी भूत ने मारा है, क्योंकि बार बार घर वाले यही कह रहे थे कि कमरे में कोई नहीं था। यहां तक अमन के कमरे में कोई खिड़की भी नहीं थी कि कोई बाहर से आया और उसे मार के चला गया। एक बार फिर पुलिस को उस कमरे में अमन और उसके घर वालों के अलावा किसी और की मौजूदगी के निशान नहीं मिलते हैं। केस पेचीदा होता जा रहा था। जब इसकी खबर माधव को मिलती है तो माधव चीख पड़ता है। वह अपने घर में पागलों जैसा व्यवहार करने लगता है। उसके घर वाले उससे बार बार पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम ऐसी पागलों जैसी हरकतें क्यों कर रहे हो? तो वह कहता है, वह मुझे भी मार देगी, बस मैं ही बचा हूं, मैं भी नहीं बचूं, वह मुझे मार देगी मम्मी, मुझे बचा लो। इस तरह से पागलों जैसी बातें करने से उसके मम्मी पापा उसे समझाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है, तुम किससे डर रहे हो, कौन मार देगी तुम्हें? तो माधव रोने लगता है और फिर सबको स्वाति के बारे में बता है। माधव कहता है, 3 साल पहले राहुल की दोस्ती फू पर एक किन्नर से हुई थी। उसका नाम स्वाति था। उसकी आईडी पर उसकी कोई फोटो नहीं थी, केवल नाम था राहुल। उससे अक्सर ऑनलाइन चैटिंग किया करता था। बातें करते करते राहुल को उससे प्यार हो जाता है। जब किन्नर को यह एहसास होता है कि राहुल
उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। तो किन्नर अपने बारे में सारा सच बता देती है कि वह एक आम इंसान नहीं है, लेकिन राहुल उसके प्यार में पागल हो चुका था। उसे स्वाति की बातें अच्छी लगती थीं, वो उससे घंटों घंटों बातें करता था। राहुल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि स्वाति कोई किन्नर है या कोई लड़की, उसे बस उसकी बातें अच्छी लगती थी। जब किन्नर ने यह देखा कि राहुल उससे निस्वार्थ भाव से प्यार करता है, तो स्वाति भी अपने आप को रोक नहीं पाई और उसने भी अपने प्यार का इजहार कर दिया। राहुल स्वाति से कई बार मिलने उसके शहर गया था और स्वाति भी कई बार यहाँ आई थी। लेकिन एक दिन हमारे दोस्त अमन को स्वाति के बारे में पता चल जाता है और यह भी पता चल जाता है कि स्वाति कोई लड़की नहीं बल्कि किन्नर है। उसके बाद वह राहुल का बहुत मजाक बनाता है। साथ ही यह बात वह हम दोनों को भी बता देता है। हम भी इस बात से हैरान थे कि राहुल को क्या कोई लड़की नहीं मिली जो उसने किन्नर से प्यार किया। धर राहुल को स्वाति के साथ रिलेशनशिप में 3 साल होने जा रहे थे। स्वाति के समाज के लोगों को भी जब ये बात पता चली कि राहुल उससे प्यार करता है, तो उसके समाज के लोग भी उसके खिलाफ हो गए थे और उन्होंने भी उसे यह समझाया कि यह प्रकृति के खिलाफ है। तुम किसी लड़के से प्यार नहीं कर सकती, ना ही उसके साथ रहने के सपने देख सकती हो। अंत में स्वाति भी अपने समाज के खिलाफ हो गई थी और उसने राहुल से शादी की जिद लगा दी थी। जब राहुल ने यह बात हमें बताई तो हमने उसे यही समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता। प्यार तक की बात ठीक है, लेकिन तुम किसी किन्नर से शादी कैसे कर सकते हो? उसके साथ तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। और दूसरी बात, तुम्हारे घर वाले और समाज कभी भी स्वाति को एक्सेप्ट नहीं करेगा। शुरू में तो राहुल स्वाति को अपनाने के लिए तैयार था, लेकिन अमन ने उसे बहुत समझाया था और बाद में राहुल को यह बात समझ में आ गई थी कि स्वाति और उसका कोई साथ नहीं है, कोई भविष्य नहीं है। लेकिन स्वाति पर शादी की जिद छड़ी हुई थी। राहुल ने स्वाति को समझाया था कि वह अब उसे भूल जाए। हम साथ नहीं रह सकते, लेकिन स्वाति नहीं मानी। उसने राहुल के साथ रहने की जिद ठान ली थी और बार बार यही कहती थी कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं मर जाऊंगी और तुम्हें बदनाम कर दूंगी। अपने रिश्ते के बारे में घर वालों और समाज को बता दूंगी। राहुल को हर वक्त यही डर लगा रहता था कि कहीं इसके बारे में उसके घर परिवार वालों को पता ना चल जाए। पिछले 2 महीने से स्वाति हर दूसरे या चौथे दिन राहुल से मिलने उसके कॉलेज पहुंच जाती थी। कॉलेज के कुछ लोगों को भी राहुल पर शक हो गया था कि किन्नर से राहुल का क्या संबंध है। कुछ लोगों ने तो उसकी मजाक भी बनाई थी। राहुल को यह सब बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब वह भी परेशान हो चुका था। अंत में अमन ने राहुल को आइडिया दिया कि वह स्वाति को मार दे, वरना वह उसका जीना हराम कर देगी। और फिर हम सब ने प्लान बनाया। हमने उस खंडहर पड़े अधूरे कानम प्लेक्स में स्वाति को मिलने बुलाया। स्वाति को राहुल ने ही फोन करके बुलाया था। उसे लगा था कि राहुल उससे मिलना चाहता है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि वहां पर मैं, अमन और राकेश भी मौजूद होंगे। बस स्वाति वहां आई और हमने उसको मार दिया। उसने हमसे बहुत भीख मांगी थी कि उसे छोड़ दें, लेकिन नहीं। राहुल और अमन ने उसका गला दबा दिया था। उसका चेहरा भी उन दोनों ने ही कुचला था और मैंने उनका साथ दिया था। स्वाति ने सबको मार दिया। अब वह मुझे भी मार देगी, क्योंकि मैं भी शामिल था। माधव ये बातें बताते बताते रोने लगता है। वह पागलों जैसी बातें कर रहा था। उसके घर वाले ये सच्चाई जानकर और परेशान हो जाते हैं। माँ अपने घर वालों को यह भी बताता है कि राहुल ने स्वाति की आत्मा को देखा था, इसीलिए उसकी इतनी दर्दनाक मौत हुई है और धीरे धीरे उसके तीनों दोस्त मर गए हैं और अब उसकी बारी है। माधव के माता पिता को तो सबसे पहले इसी बात का दुख होता है कि उनका बेटा एक हत्यारा है। उसने इतना बड़ा गुनाह किया है, लेकिन आखिर है तो उनका बेटा ही माधव के पिता। उससे कहते हैं, माधव बेटा तुम फिक्र मत करो, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। तुम घर से बाहर मत जाना और हमारे साथ ही रहना। माधव के माता पिता के लिए यह स्थिति किसी दुस्वप्न से कम नहीं थी। उनका बेटा जो एक समय हंसमुख और जिंदा दिल था, अब एक डरावने मानसिक जाल में फंसा हुआ था। माधव के पिता जो एक सम्मानित व्यक्ति थे, इस सच्चाई को हजम नहीं कर पा रहे थे कि उनका बेटा एक हत्यारा है। उनकी पत्नी भी बेहद टूट चुकी थी, मगर उन्होंने ठान लिया था कि वे अपने बेटे को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, चाहे उसे किसी भी हद तक जाना पड़े। माधव के पिता और माता अपने बेटे को बचाने के लिए अब केवल एक ही विकल्प देख रहे थे। तांत्रिक उनके कुछ जान पहचान वालों ने उन्हें एक प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा का नाम बताया, जो ऐसी बुरी शक्तियों और आत्माओं से निपटने में माहिर था। वह बाबा बिहार के एक सुदूर गांव में रहता था। माधव की हालत
दिन बदन खराब होती जा रही थी। उसने अपने कमरे से बाहर आना लगभग बंद कर दिया था। उसे हर समय लगता था कि स्वार्थ की आत्मा हर कोने में उसका इंतजार कर रही है। उसका मानसिक संतुलन धीरे धीरे बिगड़ रहा था। उसकी रातें अब चीख और बुरे सपनों में गुजरती थीं। हर रात उसे ऐसा लगता था कि स्वाति उसकी ओर बढ़ रही है, उसके गले को दबाने वाली है। उसकी सांसें उखड़ने लगती थी और वह बिस्तर से भागकर पूरे कमरे में इधर उधर दौड़ने लगता। उसकी माँ उसकी हालत देखकर डर गई थी। आखिरकार माधव के पिता ने फैसला किया कि वे उसे बाबा के पास लेकर जाएंगे। लेकिन उसे घर से बाहर निकालना भी अब एक चुनौती बन गया था, क्योंकि वह बाहर जाने से डरने लगा था। उन्होंने जैसे तैसे उसे विश्वास दिलाया कि बाबा ही उसकी मदद कर सकते हैं, और आखिरकार उसे अपने साथ गांव की ओर लेकर चले। गांव का रास्ता लंबा और सुनसान था। जैसे ही वे उस गांव में पहुंचे, वहां का माहौल ही कुछ अजीब सा। जगह जगह तंत्र मंत्र की सामग्री बिखरी हुई थी। बाबा का आश्रम एक घने जंगल के बीच में स्थित था, जहां तक पहुंचने के लिए उन्हें पैदल चलना पड़ा। वहां का माहौल बहुत भयावह था। हर जगह अंधकार, सन्नाटा और रहस्यमय ध्वनियां। आखिरकार वे बाबा के पास पहुंचे। बाबा एक बड़े आग के गोल घेरे में बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी और आंखें लाल थी, जैसे वे किसी और ही दुनिया से हों। बाबा ने आते ही माधव की तरफ देखा, जैसे वह सब कुछ जानते हो। उन्होंने कहा, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो बच्चे। मैंने स्वाति की आत्मा को महसूस किया है, लेकिन चिंता मत करो, मैंने ऐसी आत्माओं को अपने वश में किया है। तांत्रिक ने माधव के माता पिता को भरोसा दिलाया था कि वह स्वाति की आत्मा को काबू में कर सकता है। उसने जंगल के बीचों बीच अपने आश्रम में विशेष पूजा की तैयारी शुरू कर दी थी। माहौल पहले से ही भयानक था और तांत्रिक ने आग के चारों ओर लाल कपड़े बिछा दिए थे। हवन कुंड से उठता धुआं हवा में अजीब सी गंध फैला रहा था। चारों ओर घने पेड़ों की साएं साएं की आवाजें माहौल को और भी डरावना बना रही थी। माधव का चेहरा भय से सफेद हो गया था। उसके माता पिता भी कांपते हुए तांत्रिक के पीछे खड़े थे। तांत्रिक ने कहा, आज ये आत्मा यहीं आकर मरेगी। मैंने बहुत बड़ी बड़ी आत्माओं को कंट्रोल किया है। ये तो बस एक किन्नर की आत्मा है। मैं इसे हवन की आग में जला दूंगा। तांत्रिक ने मंत्रों का जाप तेज कर दिया और साथ ही अपने 4 शिष्यों को बुलाया, जो कि चारों ओर बैठकर मंत्रोच्चार करने लगे। आग की लपटें अब ऊंची होने लगी थीं और चारों ओर का तापमान बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे मंत्रों की गूंज तेज होती गई, हवा में अजीब सी सरसराहट होने लगी। तांत्रिक ने चिल्लाते हुए कहा, स्वाति, मैं तुझे यहां बुलाता हूं। आज तेरा अंत यही होगा। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और आग की लपटें बेकाबू होकर चारों ओर फैलने लगी। माधव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों के सामने जैसे धुंध छा गई हो, और तभी हवा के बीचों बीच एक भयानक परछाई उभरी। वह स्वाति थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसका चेहरा जले हुए मांस की तरह दिखाई दे रहा था। उसने तांत्रिक को घूरते हुए कहा, तू मुझे क्या समझता है तांत्रिक? मैं कोई साधारण आत्मा नहीं हूं। मैं एक किन्नर आत्मा हूं। मेरे पास ऐसी शक्तियां हैं जो तेरे तंत्र मंत्र से कहीं अधिक हैं। तांत्रिक ने क्रोध में आकर चिल्लाते हुए कहा, तू क्या जाने मैं कौन हूं? मैं हजारों आत्माओं को वश में कर चुका हूं। तू कोई किन्नर हो या कोई और, आज तुझे यही जला दूंगा। फिर उसने गालियां देते हुए कहा, ऐसी जात की आत्मा, तेरे जैसे कमीने किन्नर का कोई वजूद नहीं होता। तू मेरे पैरों की धूल भी नहीं है। स्वाति की आत्मा का चेहरा अचानक से और भी भयावह हो गया। उसकी आंखों से अंगारे निकलने लगे। उसने घृणा से तांत्रिक की ओर देखा और गुस्से में कांपती आवाज में कहा, तूने किन्नरों को गालियां दी। अब देख, मैं तुझे कैसी सजा देती हूं तुझे नहीं पता। तू किससे पंगा ले रहा है? मैं तुझे किन्नरों का असली रौद्र रूप दिखाऊंगी। तांत्रिक ने गुस्से में उसकी तरफ देखकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। वह अब अपने घमंड में था और सोचता था कि उसकी शक्ति के आगे स्वाति कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन तभी स्वाति ने भयानक हंसी के साथ अपनी शक्तियों को प्रकट किया। हवा में एक जोरदार धमाका हुआ और तांत्रिक के शिष्यों के चारों ओर हवा की बवंडर बन गई। तांत्रिक के शिष्य हवा में उछलकर दूर जा गिरे और उनमें से 2 तुरंत ही बेहोश हो गए। तांत्रिक ने गुस्से में आग की लपटों की ओर देखकर कहा, तू मेरी पूजा को बर्बाद नहीं कर सकती। मैं तुझे अभी और यहीं खत्म कर दूंगा। उसने हाथ उठाकर अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश की, लेकिन स्वाति ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और तांत्रिक के शरीर को हवा में उठाकर उसे जोर से नीचे पटका।
तांत्रिक का शरीर जमीन से टकराया और उसकी हड्डियों की दरारें गूंज उठी। स्वाति जोर से चिल्लाई, अब तुझे पता चलेगा कि नरों की ताकत क्या होती है। और तांत्रिक की ओर बढ़ी उसकी उंगलियां अब लंबे तीखे नाखूनों में बदल चुकी थी। वह तांत्रिक के पास जाकर उसके गले को दबाने लगी। तांत्रिक तड़प रहा था, उसकी आंखें बाहर आने लगी थीं। वह चिल्लाता रहा, छोड़ छोड़ मुझे, मैं तुझे रोक दूंगा। लेकिन स्वाति ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने तांत्रिक को कहा, तूने मेरी जात को गाली दी, आज तुझे पता चलेगा कि किन्नर की आत्मा तुझ जैसे घमंडी को कैसे सजा देती है। स्वाति ने उसकी टांगों को जोर से पकड़ा और एक झटके में मोड़ दिया। तांत्रिक की चीखें आसमान में गूंजने लगी। उसकी टांगें अस्वाभाविक रूप से मुड़ चुकी थीं, जैसे उसकी हड्डियां चूर चूर हो गई हों। तांत्रिक जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। उसका पूरा शरीर अब दर्द से भर गया था। उसकी बाहों को भी स्वाति ने उसी ताकत से तोड़ दिया। तांत्रिक का घमंड अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी आवाज में अब घबराहट थी। उसने कराहते हुए कहा, छोड़ दे, मैं तुझे मानता हूं, तू मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है, माफ कर दे। स्वाति ने गुस्से से उसकी ओर देखते हुए कहा, तुझे लगता है माफी से तेरा बचाव होगा? तू मेरे बारे में क्या जानता है? मैं एक किन्नर आत्मा हूं। तू जैसे लोगों को रौंद की मेरी शक्ति है। आज तुझे मैं जिंदा छोड़ रही हूं ताकि तू अपनी हार का दर्द महसूस कर सके। पर आगे से तू किसी आत्मा को अपने वश में नहीं कर पाएगा। और फिर सब कुछ शांत हो गया। स्वाति की आत्मा वहां से गायब हो चुकी थी, पता नहीं क्यों, लेकिन उस समय उसने माधव को और उसके माता पिता को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। शायद उसे किसी और वक्त का इंतजार था। उसने तांत्रिक को छोड़ दिया, लेकिन उसका शरीर टूट चुका था। तांत्रिक के शरीर की हालत ऐसी हो गई थी कि वह उठ भी नहीं पा रहा था। उसकी टांगे, हाथ और रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी और उसके घमंड का भी अब कोई अता पता नहीं। तांत्रिक ने कराहते हुए अपने शिष्यों से कहा, मुझे उठाओ, मुझे यहां से बाहर ले चलो। अब उसकी आवाज में ना घमंड था, ना ही ताकत। उसके शिष्य डर के मारे कांपते हुए उसकी ओर दौड़े, लेकिन कोई भी उसकी हालत देखकर उसे उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तांत्रिक ने अपने शिष्यों से कहा, स्वाति को हराना नामुमकिन है। मैंने अपनी सारी शक्तियां लगा दी, लेकिन वह मुझसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। माधव के माता पिता भी तांत्रिक की हालत देखकर सहम गए थे। उन्हें अब समझ आ चुका था कि तांत्रिक उनकी आखिरी उम्मीद थी, लेकिन वे भी स्वाति से हार चुका था। तांत्रिक ने कराहते हुए उनकी ओर देखा और कहा, तुम्हारे बेटे का गुनाह बहुत बड़ा है। आत्मा इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी। अगर तुम बचना चाहते हो तो सिर्फ एक रास्ता है। माधव को अपने गुनाह कबूल करने दो, उसे पुलिस के हवाले कर दो। शायद इससे आत्मा का गुस्सा शांत हो जाए, पर यह भी कोई गारंटी नहीं है कि वह बच जाएगा। माधव के माता पिता अब पूरी तरह टूट चुके थे। तांत्रिक की ये हालत देखकर उन्हें साफ पता चल गया था कि स्वाति की आत्मा की ताकत से कोई पार नहीं पा सकता। आखिरकार माधव ने अपने माता पिता के कहने पर यह फैसला लिया कि वह पुलिस के सामने अपनी सारी सच्चाई बताएगा। अगली सुबह माधव के माता पिता उसे पुलिस स्टेशन लेकर गए। रास्ते भर वह डर और घबराहट में था। हर कोने में उसे स्वाति की परछाई दिखाई देती थी। कभी वह उसे गाड़ी के शीशे में दिखती, कभी सड़क पर चलते लोगों के बीच। उसकी हंसी अब उसके कानों में गूंजने लगी थी। माधव पूरी तरह पागल हो चुका था। जैसे ही वे पुलिस स्टेशन पहुंचे, पुलिस अधिकारी ने माधव से सारी सच्चाई पूछी। माधव ने घबराते हुए बताया कि कैसे उसने और उसके दोस्तों ने स्वाति को बेरहमी से मारा था। पुलिस अधिकारी ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना, लेकिन वे ये नहीं मान सकते थे कि आत्मा उसकी जान लेने पर उतारू है। वे हंसने लगते हैं, लेकिन पुलिस वालों को इस बात पर भी शक होता है कि अब तक तीनों दोस्तों की डेड बॉडी के पास से किसी दूसरे आदमी के होने के कोई भी सबूत नहीं मिले। पुलिस वाले भूत की बात पर तो यकीन नहीं करते, लेकिन वे माधव को उसके घर लेकर जाते हैं। इसके बाद पुलिस वाले जांच पड़ताल में लग जाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि हाँ, माधव सच कह रहा है। राहुल स्वाति के साथ रिलेशनशिप में था। पुलिस वाले माधव को क्राइम सीन पर भी लेकर जाते हैं, तो वहां पर उन्हें इन चारों के खिलाफ सबूत भी मिलते हैं। इसके बाद माधव यह भी बताता है कि उन चारों ने मिलकर ही स्वाति की डेड बॉडी को कूड़ा घर में फेंक दिया था। माधव अब तक अपने परिवार के साथ ही था, लेकिन जब पुलिस वालों को माधव के खिलाफ सारे सबूत मिल जाते हैं, तो माधव को जेल जाना पड़ता है। वह जेल जाने के लिए तैयार भी था, लेकिन उसे बस एक ही डर था कि स्वाति उस पर कोई हमला ना कर दे, वह उसे जान से ना मार दे।
पुलिस वाले माधव को सरेंडर करने के लिए कहते हैं और माधव भी बिना किसी शिकायत के या जोर जबरदस्ती के जेल जाने के लिए तैयार हो जाता है। वह उस दिन जेल जाने से पहले अपने बाथरूम में नहा रहा था, लेकिन काफी देर हो गई थी, वह निकल कर नहीं आया। बहुत देर के बाद जब उसके घर वालों को थोड़ा शक हुआ तो उन्होंने बाथरूम का दरवाजा तोड़ा और देखा कि माधव बाथ टब में मरा हुआ पड़ा है और बाट पार हो रखा है। माधव की मां उसी समय वहीं बेहोश हो गई। माधव के पिता रोने लगे। अब सब कुछ खत्म हो चुका था। उसके माता पिता अब कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने सोचा था कि अगर वह अपने बेटे की सच्चाई पुलिस को बता देंगे और माधव अपना जुर्म कबूल कर लेगा तो शायद स्वाति की आत्मा उसे छोड़ देगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्वाति ने अपना बदला पूरा किया और वह मुक्त हो गई। उसने माधव को कितनी दर्दनाक मौत दी ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि मां इस बारे में किसी को कुछ नहीं बता पाया। वहीं दूसरी ओर जब पुलिस राहुल और स्वाति के रिलेशनशिप के बारे में जांच पड़ताल कर रही थी तो उसे स्वाति के कुछ साथी भी मिले थे। पुलिस वालों ने स्वाति के साथियों से भी पूछताछ की थी। जब उन्हें पता चलता है कि स्वाति मर चुकी है तो उन्हें बहुत दुख होता है। हालांकि अब उन्हें स्वाति की लाश नहीं मिलती, लेकिन फिर भी उसके लिए कुछ रस्में कर देते हैं जो कि किन्नर समाज में होती हैं। और स्वाति की आत्मा भटकने की वजह यह भी हो सकती है कि उसका अंतिम संस्कार उस तरीके से नहीं किया गया जिस तरीके से किया जाता है। स्वाति के साथियों को इस बात का बहुत दुख होता है कि किन्नर की शव यात्रा पूरी अलग तरीके से निकलती है, लेकिन स्वाति को कुछ भी नसीब नहीं हुआ। उन्हें इस बात का अफसोस होता है कि स्वाति को समझाने के बावजूद भी स्वाति ने अपनी मौत को खुद गले लगाया। तो साथियों, आज की ये बहुत डरावनी और दर्द भरी कहानी यहीं पर खत्म होती है और मुझे पूरा यकीन है कि स्टोरी को आपने आखिर तक सुना है और आपको यह स्टोरी काफी ज्यादा पसंद भी आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।